Hi, good morning, students. Today we are talking about this video whose number is L0104. Students, may I just tell you कि what is the meaning of this? ये lesson है and 01 represents the chapter. This is chapter 1. In chapter 1, this is the fourth video. So this is video number 4. Now, today we are going to solve some NCRT exercises from question number 1.1 to 1.8. So, questions I have not really listed as they are given in NCRT. Uska jo meaning hai that I have taken and we have solved those questions. If you like, you can read the question once in NCRT also. Otherwise, there will not be much need of that. Okay, in question number 1, he says that there are two charges, both are positive, they are separated by a distance of 0.30 meter. The question asked is, find the force acting on these two charges. तो स्टूडेंट्स एवरीबडी नोज कि जो फोर्स का फार्मूला है k मल्टीप्लाइड बाय q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है. k की वैल्यू इज 9 इंटू 10 रेज टू 9, q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7, q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और ये जो डिस्टेंस है वो 0.30 था, उसका स्क्वायर कर दिया. ये जो फोर्स आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग शुड कम आउट टू बी 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन. देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसलिए देयर इज गोइंग टू बी ए रिपल्सिव फोर्स. लेट अस नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question is question number 1.2. This is on page number 46 of NCRT. The question says that there are two charges, number 1 and number 2. एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है. They are separated by a distance r. पहले चार्ज की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे की वैल्यू है 0.8 माइक्रोकूलम. द क्वेश्चन सेज कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स 0.2 न्यूटन है तो आर की वैल्यू बताओ. तो हम स्टार्ट करते हैं विद कूलम्स लॉ, विच इज एफ इज इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वेयर. यहाँ से आप देखें आर स्क्वेयर विल बी के q1 q2 अपॉन f हो जाएगा और फिर r की वैल्यू विल बी अंडर रूट ऑफ दिस. k की वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू 9, q1 की वैल्यू 0.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, फिर q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय द फोर्स विच इज 0.2 न्यूटन. ये आंसर R की वैल्यू आ जाएगी 0.12 मीटर. नाउ ही इज आस्किंग ए क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. तो नेचुरली जो फोर्स है वुड बी द सेम, दैट मीन्स 0.2 न्यूटन. जितना फोर्स चार्ज नंबर 1 पे लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा ऑन चार्ज नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. So it was so simple. Let us now start with question number 1.3 of NCRT, page number 46. इस क्वेश्चन में he says find the unit and the dimension of the term ke square upon capital G m suffix e
into m suffix p. So students, he is actually talking about an electron and a proton. Let the mass of the electron be m suffix e, mass of the proton be m suffix p, and everybody knows that the charge on the electron and the charge on the proton in magnitude is same. हम पहले कूलम्स लॉ लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं इन दोनों के लिए, के ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा के फोर्स का फार्मूला लिखते हैं, कैपिटल जी एम सफिक्स ई एम सफिक्स पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है और ये पता चलता है कि के ई स्क्वेयर अपॉन कैपिटल जी एम सफिक्स ई एम सफिक्स पी इज रियली नथिंग बट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी फोर्स हो है तो फोर्स, तो फोर्स अपॉन फोर्स मीनिंग इट विल हैव नो यूनिट and therefore it will have no dimension. Let us now start with the next question, which is indeed a very, very important question. This is question number 1.4 of your NCERT. This is on page number 46. He says, what do you mean that the charge is quantized? Students, आपने क्लासेस में सुना कि क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कॉल्ड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो जो कैपिटल Q है दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस n मल्टीप्लाइड बाई E, और ये जो n है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि show that we can ignore the quantization of charge for macroscopic bodies. Macroscopic bodies का मतलब large bodies के लिए। देखिए, अगर large body है तो उसके अंदर जो number of electrons होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, and जो charge on the electron है is very very small. तो क्योंकि n की वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज, सो वी कैन से दैट द चार्ज बिहेव्स एज इफ इट इज कंटिन्यूअस, क्योंकि वैल्यू बड़ी लार्ज है n की। दैट्स वाई वी कैन कंसीडर दैट द चार्ज इज व्हाट कंटिन्यूअस, एंड वी कैन नॉट टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर बिगर और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1.5 ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 46। इस क्वेश्चन में ही सेज कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो जो ग्लास रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो ही सेज कि ये शो करो कि इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, आपने क्लासेस में सुना कि जब एक ग्लास की रॉड को रब करते हैं विद सिल्क तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स टॉर्न हो जाते हैं फ्रॉम ग्लास एंड दे गेट ट्रांसफर टू सिल्क। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स टॉर्न हुए फ्रॉम ग्लास वही तो गेन होंगे बाय द सिल्क, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड that will be equal to the number of electrons gained by the silk cloth. तो मान लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए बाय द ग्लास रॉड, तो उस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, +3e होगा, और सिल्क पे वो चार्ज नेगेटिव होगा तो
3 मल्टीप्लाइड बाई ई होगा। मतलब ये है कि जो चार्ज लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड है इज इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय द सिल्क क्लॉथ, एंड देयरफॉर वी कैन से कि इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑफ चार्ज कि चार्ज इज कंजर्व्ड। Now let us begin with question number 1.6 of NCERT on page number 4.6. This question says कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A 10 सेंटीमीटर। At the four corners ये 4 charges are placed by the name 1, 2, 3 and 4. At the center of the square एक पॉजिटिव चार्ज है of value 5 microcoulomb. तो स्टूडेंट्स, आई एम एक्सप्लेनिंग द डायग्राम अगेन। 4 चार्जेस आर एट द 4 कॉर्नर और एक ये 5th चार्ज है एट द सेंटर जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको याद करनी चाहिए जो आपने क्लासेस में सुनी कई बार, वो ये थी कि अगर एक स्क्वायर हो तो जो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है वो √2 मल्टीप्लाइड बाय ए होता है। ये आपने सुना। और ये भी सुना कि जो ये डिस्टेंस होता है वो a डिवाइडेड बाई √2 होता है। तो इसको याद कर लें अच्छे से। ये वाला डिस्टेंस कितना? √2 इंटू ए। ये वाला डिस्टेंस कितना? a डिवाइडेड बाई √2। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री की बात भी है कि ये जो डिस्टेंस है r, ये वाला और वो वाला, ये सारे डिस्टेंसेस क्या हैं? इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना क्लासेस के अंदर कि जो फोर्स होता है वो प्राइमरीली 2 बातों पे डिपेंडेंट है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस और एक उनके बीच का डिस्टेंस। तो यू विल से कि जी जो डिस्टेंस है चारों केसेस में वो तो सेम है। तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट डिस्टेंस, लेट अस ओनली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। हमें क्या निकालना है? फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले वी आस्क आवरसेल्व्स कि इस चार्ज पे चार्ज नंबर 1 की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यू विल से रिपल्सिव फोर्स होगा और उसको क्या लिखना पड़ेगा? F51। क्या मतलब? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नंबर 5 ड्यू टू 1। अब इसी तरीके से इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से भी एक फोर्स होगा। यू विल से ये तो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो रिपल्शन होना चाहिए। तो F53 इधर को एक्ट करेगा। अब आप ध्यान से देखें अलोंग दिस डायगोनल क्या हो रहा है। यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है वो क्या है? 2 इंटू 5। और यहां पे प्रोडक्ट क्या है? 2 इंटू 5। तो प्रोडक्ट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा अलोंग दिस डायगोनल। ठीक इसी तरीके से आप देखें इस डायगोनल को, इस चार्ज पे चार्ज नंबर 2 की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा और उस फोर्स को हम लिखेंगे F52। मैं आई रीड इट वंस। इसका मीनिंग है फोर्स एक्टिंग ऑन 5 ड्यू टू 2। और वो जो चार्ज है चार्ज नंबर 4 वो भी नेगेटिव है तो उसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा F54। हमने देखा कि ये जो फोर्स है F52 ये वाला, इसमें जो प्रोडक्ट है वो 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 5 है ये वाला, 5 इंटू 5। और यहां पे जो प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स है वो भी 5 इंटू 5 है।
मतलब दोनों केसेस में यहां पे भी प्रोडक्ट सेम है, इसलिए फोर्स की वैल्यू विल बी सेम। मान लिया कि वो फोर्स है एफ डैश, और क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा अलोंग दिस डायगोनल वो जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अलोंग दिस डायगोनल नेट फोर्स जीरो है, अलोंग दिस डायगोनल ऑल्सो नेट फोर्स इज जीरो। सो वी कैन कंक्लूड कि जो नेट फोर्स एक्टिंग है ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज जीरो। अब हम क्वेश्चन नंबर 1.7 कंसीडर कर रहे हैं ऑफ एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 46। ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगेन 1 मार्क के लिए आ सकते हैं। दिस क्वेश्चन सेज कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स इन देम। ही वांट्स टू नो रीजन क्या है, व्हाई दे कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। तो आंसर ये है कि किसी भी चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है इट एग्जिस्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। द इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट एट ईच एंड एवरी पॉइंट अराउंड ए चार्ज। देयरफॉर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए एंड दे कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स इन देम। सेकेंड क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाई इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। देखिए, अगर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट, तो इसका मीनिंग, इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि देयर आर two different directions of electrical field at a point। क्योंकि ये बात इम्पॉसिबल है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्योंकि एक पॉइंट पे दो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं हो सकती, इसीलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क के हैं, तो एक बार आप रीडिंग जरूर लगाएं। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 1.8 ऑफ एनसीईआरटी ऑन पेज नंबर 46। द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास दो फिक्स्ड चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है। द क्वेश्चन आस्क्ड इज कि अगर सेपरेशन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट P एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। तो मान लिया ये डिस्टेंस r है 10 और ये भी r है 10। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट अवे फ्रॉम इट। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड विल पॉइंट टुवर्ड्स इट। तो हम देखते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, इसलिए दे विल गेट एडिड। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q/r²। तो चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻⁶ और r²। ऐसे ही इसकी वजह से ये लिख दिया, तो फिर इसको ऐड कर लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गई 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स क्या डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड की? टुवर्ड्स द राइट। ही सेज अगर हम पॉइंट P पे एक नेगेटिव चार्ज रख दें 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो स्टूडेंट्स
आप जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट में एक्ट कर रही है, इसलिए फोर्स उल्टी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और फोर्स का क्या फॉर्मूला है? Q इंटू ई। चार्ज की वैल्यू यहां से देख के लिखी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू लिखी 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो फोर्स की वैल्यू हो गई 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। So today we have solved 8 questions of NCERT. In the next video, we will take some more questions of NCERT. Thank you, students, for watching.